नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, एसआईआर के विरोध यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के विरोध पर इंडिया गठबंधन और बीजेपी की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। नौबत चुनावों के बहिष्कार की आ रही है और चुनाव आयोग को भी चेतावनी दी जा रही है। आज लगातार चौथे दिन पटना और दिल्ली, इन दोनों जगहों पर एसआईआर पर विरोध प्रदर्शन हुआ। खास बात यह रही कि आज सोनिया गांधी भी इसका हिस्सा बनी संसद के अंदर, संसद परिसर में, जिसके बाद विपक्ष ने जो है वो नए जोश के साथ वहां विरोध प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी भी यहां पर हैं। वहीं बीजेपी का डर थोड़ा और बढ़ गया है कि फिर से कहीं 2004 का इतिहास न दोहराया जाए, क्योंकि अब सोनिया गांधी मैदान में आ गई हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, पूरे विजुअल को जरा स्क्रीन पे ले आइए। तो एसआईआर वापस लो के नारे, और यहां सोनिया गांधी भी मौजूद हैं। इधर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ने चुनाव आयोग पर जबरदस्त हमला बोला है। एक तरफ राहुल गांधी ने सीधे शब्दों में चुनाव आयोग को चेतावनी दे दी है कि वो किसी गलतफहमी में न रहे, हम उसके पीछे आएंगे। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोरी करने के आपके हथकंडों के 100% पुख्ता सबूत हैं हमारे पास, हम उन्हें सामने भी लाएंगे और आप इसके अंजाम से बच नहीं पाएंगे। लोकतंत्र और संविधान को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। आइए जरा सुनिए, राहुल गांधी आज संसद परिसर में जब मीडिया से चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने जो बातें कही हैं, बातें उनकी अंग्रेजी में है, बहुत ही साधारण इंग्लिश है, आप समझ जाएंगे, लेकिन पहले बता चुका हूं कि उन्होंने कहा क्या है। सुनिए। देखिए, ये बहुत सीरियस मैटर है। Election Commission is not functioning as the Election Commission of India. Today they have made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay, and we just looked at one constituency and we found this, and I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay, thousands and thousands of new voters, how old are they? 50, 45, 60, 65 new voters, thousands and thousands and thousands, one constituency. Karnataka ki yes, and this is one thing, right? Voter deletion, voter addition, new voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it, because we are going to come for you. तो सुन रहे थे आप, यहां राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ गड़बड़ी के 100% सबूत होने का दावा किया है। उधर तेजस्वी यादव ने भी एक बड़ा दांव इस बार चला है, जिसे बिहार के लोगों की तर्ज पर कहूं तो जय या क्षय वाला मामला बन रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब बेईमानी ही करनी है तो खुलकर करें। इसके साथ चुनाव के बहिष्कार की बात भी कर दी है तेजस्वी यादव ने, कल भी कही थी और आज मीडिया को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने फिर से ये बात दोहराई है। सुनिए जरा। भाई, जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है, और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे
तो क्या मतलब रह जाएगा। तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। 28 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो होगा तो उसमें भी हम लोग पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, इसके बारे में तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार का सलाह दिया, इसके बारे में सरकार में विजय चौधरी वगैरह क्यों नहीं बोले कुछ। चुनाव आयोग क्योंकि छुपाना है, बचाना है चुनाव आयोग को। मिले हुए लोग हैं ये लोग। थैंक यू। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। क्या बोलते हो, ARO जो ERO जो होते हैं, ERO जो है, असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया, ठप्पी मार के। अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव आयोग खेला खेलने जा रही है। हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का, गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है। ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए। तो सुन रहे थे आप यहां तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव के इस बयान को बीजेपी चाहे हल्के में ले, चुनाव आयोग चाहे इस पर ध्यान न दे, लेकिन बिहार की जनता इसे पूरी गंभीरता से लेगी, क्योंकि इस बार उसे भी ये डर है कि उसका वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। इधर तेजस्वी यादव पर जो रोजाना विधानसभा में हमले हो रहे हैं, उससे भी बीजेपी का पलड़ा कमजोर हो रहा है। कल नीतीश कुमार और विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए विवादित बातें कही थी, विवादित बयान दिए। तो आज सम्राट चौधरी ने सीधे अपशब्दों का ही इस्तेमाल किया। तेजस्वी यादव ने बताया है कि वो सदन के अंदर एक पत्रकार पर मामला दर्ज होने को लेकर सवाल उठा रहे थे। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि वो फर्जी है। इस पर हमने कहा कि आप सवाल उठाने वाले कौन होते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि विधायक ने हमारी मां बहन को गाली दी है, विधायक संजय सिंह ने हमारी मां बहन को गाली दी है। तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि अगर सरकार में हिम्मत है तो हमारा एनकाउंटर करा दें, हमें जेल में डाल दे। आइए जरा सुन लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या कुछ चला, क्या कुछ बातें हुई। एक छोटी सी वानगी बिहार विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी, पीछे से संजय दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो भी पीछे नहीं हटे। और इसके बाद क्या हुआ वो विजुअल बाद में दिखाऊंगा, लेकिन पहले सुनिए ये तू मैं। कैसे फर्जी साइन कर रहा है, कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है, कैसे फॉर्म को अपलोड किया जा रहा है विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, विदाउट वोटर्स दे डोंट नो कि उनका भी फॉर्म जो है जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार जरा देख लीजिए। और आपकी सरकार ने, माफ कीजिएगा, एक ईमानदार पत्रकार को जो ग्राउंड रियलिटी का चेक कर रहा था, उस पर आप लोगों ने FIR करा दिया। आप अजीत अजूम जो दिल्ली से आया, जो सच दिखा रहा है, आप कौन होते तय करने वाले? आप कौन होते हैं तय करने वाले? जो फर्जीवाड़ा आप कौन होते हैं? देखिए पत्रकार, जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए। बैठिए, बैठिए, शांति बना रखिए। बैठिए, बैठिए, शांति। अरे बैठिए ना, बैठिए, शांति बना रखिए। अरे बोला ना उन्होंने, बैठिए ना। अरे इन्होंने कहा ना जो कहना है, बैठिए। अरे इनकी मदद में आपकी हमारी सक्षम है। बैठिए, अरे बैठिए ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, बैठिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठ गए। बैठिए, ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ गए, तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए, गीला हो जाएगा। बैठो। संजय जी, संजय रुको।
ये जो संजय कह रहे हैं, ये जाते हैं और फिर हाथापाई पर मामला आ जाता है। वो नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन इसके बाद एक छोटा सा विजुअल जरूर दिखाऊंगा। दरअसल बात हो रही थी कि एक ईमानदार पत्रकार, उसके ऊपर आप FIR करवा देते हैं। इसके बाद कह रहे हैं उधर सम्राट चौधरी कि जिसका बाप अपराधी हो वो ऐसी बात कर रहा है। सीधे लालू प्रसाद यादव पे आ गए, उनके अपराध पे आ गए। और इसके बाद यहां तेजस्वी यादव ने कहा कि ज्यादा जोर से बोलिएगा तो गीला हो जाएगा। इसके बाद संजय निकलते हैं और पहुंच जाते हैं उधर तेजस्वी यादव की तरफ और हाथापाई की नौबत। आगे क्या होता है देखिए, जरा विजुअल देखिए। सम्राट चौधरी के बाद क्या नाम है इसका? तो सुन रहे थे आप, देख रहे थे आप, इस किस्म की सियासी जो सियासी विवाद हैं वो बीजेपी को आने वाले वक्त में और वहां जेडीयू को भी मुश्किल में डाल सकते हैं। अगर जनता की सहानुभूति तेजस्वी को मिल गई, तेजस्वी यादव को मिल गई, तो फिर वोटर लिस्ट की घट बढ़ भी बीजेपी के काम नहीं आएगी। इधर चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारा काम 100% हो गया। अब वो बिल्कुल फ्री हो गया है चुनाव आयोग। बीजेपी अभी वैसे ही जगदीप धनखड़ मामले में फंसी हुई है दोस्तों, आप जानते हैं। पहले अचानक उनका इस्तीफा हुआ, फिर खबर आई कि घर खाली करवाने की तैयारी है, और अब जगदीप धनखड़ कहां हैं इसका कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। इस्तीफा देकर धनखड़ साहब तस्वीर से बिल्कुल ही गायब हो गए हैं या गायब करवा दिए गए हैं, यह भी चर्चा चल रही है। क्या हाउस अरेस्ट हैं धनखड़ साहब, यह भी सोचना, यह भी चर्चा चल रही है। इस बीच मोदी तो विदेश में फिर से अपना स्वागत करवाने में मगन हैं। क्या मोदी के लौटने के बाद संसद सत्र ठीक से चलेगा और सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या धनखड़ जी मोदी साहब के आने के बाद ही नजर आएंगे? और क्या तब तक नए उपराष्ट्रपति के नाम पर कयास लगाए जाते रहेंगे? और इन सब के बीच SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इलेक्टोरल रोल का, उसको लेकर जितनी बातें चल रही हैं, चाहे संसद के अंदर या संसद के बाहर, उसका क्या होगा? उधर बिहार में जो चल रहा है, सीधे गुंडागर्दी चल रही है बिहार विधानसभा के अंदर, उसका क्या? इन तमाम मसलों पे चर्चा करेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, बाकी तमाम चीजें आप देख चुके हैं। देखिए 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हमारे साथ हैं और अमलिंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे पहले आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, फिर शकील जी आपके पास आता हूं, राकेश पाठक जी भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी। और प्रशांत जी, अभी बिहार की वानगी देख रहे थे, हम आएंगे इधर संसद में भी, और सोनिया गांधी आज थी प्रोटेस्ट में, और आंखों देखी सुनेंगे शकील जी से। लेकिन बिहार पे थोड़ी चर्चा ज़रूरी है, इसलिए कि कल विजय सिन्हा एक डिप्टी CM हैं, आज सम्राट चौधरी वो भी डिप्टी CM हैं, और इन लोगों की दादागिरी देखिए कि खुलेआम जिस ढंग की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। ये क्या पहले से तय है कि बिहार में इस बार चुनाव करवाना ही नहीं है, ऐसा माना जाए? कि चुनाव तो करवाना है उनको, लेकिन चुनाव कस्टमाइज अपनी बनाई हुई वोटर लिस्ट से करवाना है। और जो ये बर्ताव आप देख रहे हैं विधानसभा में नेताओं का NDA के, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ हताशा है, कुछ झुंझलाहट है, और वो झुंझलाहट उनके बर्ताव में दिखाई दे रही है। झुंझलाहट उनको फीडबैक जमीन से मिल रहा है कि लोगों की नाराजगी क्या है। अभी हम ही लोगों ने एक सर्वे दिखाया था जिसमें 71% लोग दलित समाज के, वो कह रहे हैं कि उनको इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं है, उनका वोट मताधिकार छिन सकता है। 71% लोग अगर ये बात कह रहे हैं दलित समाज के, तो आप समझिए कि ऐसा ही भावना बाकी समाज में भी होगी।
और इस बात को नेता, ये जो एनडीए के बीजेपी के नेता ये महसूस कर रहे हैं। ये एसआईआर जो है वो बैकफायर कर चुका है। शुरुआत में मैंने कहा था कि ये बिल्कुल फेल्ड प्रोजेक्ट है, संभव नहीं है कराना। लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को सुझाव नहीं देना चाहिए था, और सुप्रीम कोर्ट का सुझाव चुनाव आयोग नहीं मानेगा, क्योंकि चुनाव आयोग का नियत ठीक नहीं है। और वही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का सुझाव भी चुनाव आयोग ने नहीं माना। क्या सुझाव है वोटर आईडी, राशन कार्ड और आधार को भी उन 11 डॉक्यूमेंट में जोड़ने का जो मांगा जा रहा है। तो एसआईआर जो है कंप्लीटली बैकफायर कर चुका है। हम तो विधानसभा देख रहे हैं, लेकिन सड़कों पे क्या हो रहा है, वहाँ गाँव में क्या हो रहा है आप देखिए। जो वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं, 100 रुपये 300 रुपये मांगे जा रहे हैं बीएलओ के द्वारा, उनके एजेंट के द्वारा फॉर्म भरने के, सर्टिफिकेट निकालने के। और जैसा अभी तेजस्वी कह रहे थे कि 1 तारीख से इलेक्शन कमीशन का असली एजेंडा सामने आएगा। असली एजेंडा क्या है कि अभी तो आपने सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए फॉर्म भर दिए कि जैसा भी आधा अधूरा फॉर्म भर दो, आप संख्या बता दें कि हमारे पास 99% 90% फॉर्म आ गए। अब क्या होगा, 1 तारीख से उनका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, और डॉक्यूमेंट जमा करने, जब डॉक्यूमेंट जमा करने की बात आएगी तब असली अफरा तफरी बिहार में मचेगी। अभी भी अफरा तफरी है, और जो ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही बहुत चौंकाने वाली है। मतलब मृत लोगों के नाम जा रहे हैं, मृत लोगों के फॉर्म भरे जा रहे हैं। यही जो मृत लोग हैं जिनके फॉर्म भरे जा रहे हैं, यही वोट दे आएंगे जो राहुल गांधी कह रहे हैं जो कर्नाटक में हुआ, ऐसा ही महाराष्ट्र में हुआ। तो इलेक्शन कमीशन का पहली बात कि ये एसआईआर का ड्राइव बैकफायर कर चुका है, लोगों में बहुत अलोकप्रिय है, उसकी वजह से झुंझलाहट है। ये इतना इन लोगों ने सोचा नहीं था कि ये यहाँ तक चला जाएगा, लोगों में इतना गुस्सा होगा। लोग ये सोच के चल रहे थे कि हम तो सत्ता में हैं और हम जो करेंगे सब मान लिया जाएगा, और लोग लाइन लगा के सब बात कर लेंगे। लेकिन लोगों में नाराजगी है। जब बंद का आह्वान किया था इंडिया गठबंधन ने, तो बंद बहुत कामयाब था, और आगे भी इस पे आंदोलन होंगे। दूसरी बात जो तेजस्वी यादव ने कही है और राहुल गांधी ने, 2 बातों पे जरूर मैं चर्चा करना चाहूँगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम चुनाव का बहिष्कार करने पर भी विचार कर सकते हैं। ये अगर होगा तो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा धब्बा होगा। चुनाव तो ये फिर भी करा लेंगे प्रशांत किशोर या इस तरीके की 1-2 पार्टियों को खड़ा करके, लेकिन वो चुनाव कितना नैतिक होगा, और बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे, और वहां से बड़ी मुश्किल होगी इनके लिए। और दूसरा जो राहुल गांधी ने कहा है, अफसरों को सीधे सीधे कहा है, जितने ये कार्यकर्ता ब्यूरोक्रेसी है, कि आप ये मत सोचिए कि ये सत्ता हमेशा रहेगी। जब ये सत्ता जाएगी तब आप लोगों के साथ भी वही होगा फिर। तो ये जो बात है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इसमें चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। और सोचेंगे, क्या सोचेंगे, वो तो कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, और कार्यकर्ता की तरह काम करने का एक नतीजा अभी हम देख चुके हैं। 3 दिन पहले जगदीप धनखड़ जी चेयर पे बैठकर, आसन पे बैठकर कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे थे, और उसी में थोड़ी चूक हो गई कि अपोजिशन का स्पॉन्सर्ड मोशन उन्होंने ले लिया, और उनको बड़े बेरहमी से, बड़े बेआबरू करके उनको हटा दिया गया। मतलब उनसे कहा गया कि इस्तीफा दे दो, और कोई विकल्प उनके पास बचा नहीं। तो इस ब्यूरोक्रेसी को सोचना चाहिए कि कल आप भी, सत्ता जब आएगी जाएगी वो तो अलग बात है, कल आप भी जगदीप धनखड़ बन जाएंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त भी जगदीप धनखड़ बन जाएंगे। अगर इसी तरह काम करते रहे, उसमें कोई चूक हो गई, मान लीजिए कि ये चुनाव जो है होता है, और इतनी धांधली करने के बाद भी एनडीए हार जाती है, तो
जाने मुख्य चुनाव आयुक्त भी धनकर बना दिए जाएंगे। ये बात तय है। इनकी जिम्मेदारी है कि आपको बीजेपी की सरकार वहां पे लानी है। अगर उसमें कोई चूक हो गई तो इनसे भी वही होगा। 2 फोन जाएंगे इनके पास भी। जी धनखड़ जी के पास 2 मंत्रियों के फोन गए थे। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे धनखड़ जी के बारे में भी, लेकिन उससे पहले जरा सीधे आते हैं शकील जी के पास। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी भी। रविकांत जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। शकील जी, आपके पास आना चाहता हूं, क्या कुछ था आज संसद के अंदर? सोनिया गांधी स्पेशली आई प्रोटेस्ट में SIR के खिलाफ, लेकिन संसद तो नहीं चल पा रही है। ये हम लोग देख रहे हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, संसद नहीं चल पा रही है। और ऐसे में क्या अगर लोकसभा और राज्यसभा ना चल पाए तो फिर आगे की कार्रवाई और कार्यवाही पे जो बात हो रही है वो तो अलग है, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी आज बड़े तेवर में नजर आए। 100% प्रूफ बता रहे हैं उनके पास है। ये कौन सा प्रूफ है और इससे कैसे चुनाव आयोग यहाँ पर परेशान हो सकता है? और 28 तारीख से पहले का ये प्रूफ है क्या? 28 तारीख को पेश करेंगे क्या जानकारी है इस बारे में आपके पास? जी राजीव जी, आज चौथा दिन है लगातार और संसद नहीं चली है। संसद 11 बजे शुरू होते ही वो उसको 12 बजे तक स्थगित कर देते थे, लेकिन आज उन्होंने 12 बजे भी नहीं करा, उन्होंने सीधे 2 बजे कर दिया। और जब 2 बजे किया तो 2 बजे शुरू हुई तो उसका दिन भर के लिए कर दिया। कल आखिरी दिन है पहले सप्ताह का। कल क्या होगा सब समझ रहे हैं। तो ये जो है संसद को नहीं चलाना जो है, ये हम लोगों ने पहले भी कहा था, लिखा भी था, बोला भी था, यहाँ बात भी करी थी कि सरकार खुद अपनी तरफ से व्यवधान डाल रही है। सरकार खुद नहीं चाहती है कि संसद चले, क्योंकि संसद चलेगी तो मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। राहुल वहां सवाल करेंगे। राहुल के बोलने से बचने के लिए वो संसद नहीं चलने दे रहे हैं, लेकिन राहुल जो है संसद परिसर में बोल रहे हैं, सदन के बाहर बोल रहे हैं। आज जैसा आपने दिखाया, राहुल ने बहुत सख्त शब्दों में कहा कि आप अंजाम से बच नहीं पाएंगे। लोकतंत्र और संविधान को जिस तरह बर्बाद कर रहे हैं, आप बख्शे नहीं जाएंगे। मेरे पास 100% सबूत है कि किस तरह चुनाव चोरी किया गया, किस तरह कर्नाटक में किया गया, किस तरह महाराष्ट्र में किया गया। उन्होंने अब राज्यवार सारे के सारे आंकड़े, सारे के सारे तथ्य इकट्ठे कर लिए हैं, और वो जो आप कह रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट में ही पेश किए जाएंगे, वो जाहिर है। और उसके अलावा चुनाव आयोग को ही बताए जाएंगे, वो जनता के बीच भी लाए जाएंगे। अब जो है हर स्तर पे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लड़ाई लड़ेगा। अभी आप जो एक बात कह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे कि जो बिहार में हो रहा है, जो आज विधानसभा में हुआ, वो एनडीए को, नीतीश और बीजेपी को बहुत मुश्किल में डाल सकता है। घटबड़ चाहे कितनी भी कर ले, ये वो भी काम में नहीं आएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि SIR के जरिए आप कितनी भी चोरी कर लो, जो अपमान आज किया है, लालू जी के लिए जो अपशब्द बोले हैं, उसका असर होगा। ऐसा नहीं है, लालू जी ने वहां एक सामाजिक न्याय की बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, और बिहार ही वो पहला ऐसा प्रदेश है जहां पे गरीब, कमजोर वर्ग आत्मसम्मान के साथ खड़ा हुआ है, और उसका सारा श्रेय लालू जी को जाता है। और लालू जी के लिए जब इस तरह बोला जाएगा, वहां की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। राजीव जी, बिहार का जो पिछला चुनाव था 2020 का, उसमें एनडीए और महागठबंधन में सिर्फ 12,000 वोटों का फर्क था। दोनों का मत प्रतिशत 37% था। ये जो आया है SIR, वो इसीलिए आया है। और आज इसको आपको बता दें कि जो कांग्रेस के इंचार्ज है बिहार के, कृष्णा अल्लावरू, आज वो दिल्ली में थे, कांग्रेस के सारे नेताओं से मिले, सारी बिहार की उन्होंने जानकारी दी, और यहाँ एक बाइट भी दी। और उन्होंने वही बात कही जो तेजस्वी कह रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के सारे दावे झूठे हैं, उन्होंने कहा। BLO की मनमानी चल रही है, बीजेपी के अध्यक्ष जो है फॉर्म भर रहे हैं, रसीद नहीं दी जा रही है, पूरी फर्जी प्रक्रिया है।
क्या कहते हैं कृष्णा अल्लावरू, बहुत काम कर रहे हैं वहां पे। उन्होंने कहा कि जनवरी से चुनाव आयोग अपना काम कर रहा था, मई तक काम हुआ उनका, वोटर लिस्ट बनाने का, रिवीजन का, सब जो नियमित प्रक्रिया होती है। लेकिन जब उन्हें लगा, बीजेपी को लगा, नीतीश को लगा कि हमारा माहौल बन रहा है, तो उन्होंने रातों रात वोटबंदी का फैसला कर लिया। उन्होंने सीधे कहा ज्ञानेश कुमार से, मुख्य चुनाव आयोग से, कि आप बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं, बता दीजिए हमको। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार इंक्लूड करो। कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि सब संसद में जाते हैं, संसद चल रही है, वहां आधार कार्ड देखा जाता है। एयरपोर्ट जाते हैं, वहां पहचान के लिए आधार कार्ड देखा जाता है। वोटर लिस्ट में आप आधार कार्ड नहीं मान रहे। उन्होंने कहा कि यह नहीं चल सकता और जरूरत पड़ेगी तो हम सारे दलों से मिलके चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर ऐसा हो गया तो जो भी चुनाव करवाए उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, और बिना क्रेडिबिलिटी के चुनाव का कोई मतलब नहीं होता, कोई मुख्यमंत्री का कोई मतलब नहीं होता, प्रशासन पे कोई मतलब नहीं होता। आज जिस तरह बीजेपी के लोगों ने, नीतीश कुमार के लोगों ने विधानसभा के अंदर लालू जी का अपमान किया है, वो लालू जी का अपमान नहीं है, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई का अपमान है। और बिहार की जनता जो है हमेशा से जागरूक रही है, वो समझ रही है कि लालू पे हमला नहीं है, ये हमला जो है वहां के दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी, गरीब, कमजोर वर्ग पे है। कृष्णा अल्लावरू ने यही किया। वोट किसके काट रहे हैं? ये वोट सबके काट रहे हैं, जितना भी गरीब है ये, जितना भी कमजोर वर्ग है ये। और वो आज कांग्रेस के सारे नेताओं से मिलके गए हैं। कांग्रेस और तेजस्वी, CPI-ML और बाकी जितने भी दल हैं वहाँ, उनके बीच में बहुत अच्छी एकता है। और वही एकता की तस्वीर आज आपने संसद में भी देखी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। सोनिया गांधी आई वहाँ पे, उन्होंने अपने हाथों से बैनर संभाला उन्होंने, और वो देख रही थी, पूछ रही थी कौन आया है, कौन नहीं आया। और वहाँ पे इतने सारे मुद्दे हैं, आपको मालूम है कि पठानकोट के पहलगाम के आतंकवादी हमले का है, सीज फायर का है, लेकिन अब जो है उन सब के साथ में SIR पे विपक्ष जो है, इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा केंद्रित कर रहा है। उन पे भी बात करेगा वो, उनको छोड़ेगा नहीं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि पहलगाम, सीज फायर, ट्रंप, इनके बहाने बीजेपी को SIR करने की छूट मिल जाए। तो वो लगातार SIR के मुद्दे पर वो विरोध कर रहा है। और ये SIR का मुद्दा जो है, जो लालू के अपमान का मुद्दा जो है, ये पिछड़ों के अपमान का मुद्दा बनेगा। और आप देखेंगे कि जो आपके शब्द थे कि ये बीजेपी को और नीतीश को मुश्किल में डाल सकते हैं। अब घटबड़ चाहे जितनी कर लें ये, लेकिन जनता जो है अगर गुस्से में आ गई, जनता इनको सबक सिखाने के लिए आ गई, तो परिणाम इनके पक्ष में नहीं जा सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरा आना चाहता हूं जल्दी से डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। डॉक्टर साहब, जरा आपसे भी समझूं कि यहां से लेकर, यानी दिल्ली से लेकर पटना तक जो चल रहा है, उसमें भी खासकर बिहार में जो हुआ, बिहार विधानसभा में जो हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? और सीधा सीधा यहां तो लोकतंत्र के ऊपर प्रहार है, लोकतंत्र के ऊपर हमला है। और इसलिए क्योंकि अगर सदन के अंदर हाथापाई की नौबत रहे और उसके बाद गाली गलौज चल क्या रहा है, और आखिर लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी सबको है, लेकिन गलत बातें यहाँ अगर हो रही हैं तो विरोध करने का भी यहाँ संविधान ने हक दिया है। और उस आधार पे यहाँ साफ साफ देखिए कि SIR को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है और सत्ता पक्ष साथ देता हुआ चुनाव आयोग का दिखाई दे रहा है। खुले तौर पे यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ मिली भगत है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। डॉक्टर साहब देखिए, डॉक्टर साहब, संसद से लेकर विधानसभाओं तक जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, वहां विपक्ष को या लोगों को बोलने देना नहीं चाहती। जैसा कि अभी शकील साहब बता रहे, चौथा दिन है, विपक्ष को कोई मौका नहीं मिल रहा संसद में अपनी बात कहने का। हंगामे और शोर शराबे की भेंट चढ़ जाता है हर दिन। बिहार विधानसभा में हुआ जो कुछ, उसमें एक बड़ी अजीब सी बात है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट भी किया है वो,
जो सम्राट चौधरी गाली गलौज कर रहे हैं तेजस्वी यादव के बारे में, उनको गलिया रहे हैं, उनके पूज्य पिताजी शकुनी चौधरी भागलपुर में नरेंद्र मोदी को जमीन में गाड़ने का भाषण दिया करते थे। शकुनी चौधरी का यह भाषण वायरल हो गया, तेजस्वी यादव ने उसे ट्वीट किया जी। कमाल की राजनीति है। जिस सम्राट चौधरी के पिता नरेंद्र मोदी को भागलपुर में जमीन में गाड़ने की बात मंच से कहते थे, वो सम्राट चौधरी अब तेजस्वी यादव। और सबसे मजे की बात यह है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल केंद्रीय चुनाव आयोग के प्रवक्ता बनकर मैदान में आ गए। आप तमाम गोदी मीडिया के चैनल्स की डिबेट देख लीजिए, ऐसा लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता बीजेपी की बात करने नहीं आए, बल्कि वे चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की पैरोकारी करने के लिए डिबेट में बैठे। भाई सवाल राहुल गांधी या तेजस्वी यादव चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, वो जवाब दे। बीजेपी के लोग भी ये कहें कि हाँ ये बात तो कुछ ठीक लग रही है, और अगर ठीक नहीं है तो आयोग उसका जवाब दे दे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसा कि अक्सर मैं कहता हूं कि गुड़ तो मटकी में ही फूट रहा है, तो ये जो गुड़ मटकी में भरा हुआ है, जब ये फूटेगा तो चुनाव आयोग, बीजेपी, उसके सहयोगी दल आपस में उसका बंटवारा कर ले। इसलिए बीजेपी उस पर कोई सवाल नहीं उठा। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि जो तेजस्वी यादव ने कहा और जिसकी खबरें पिछले 1-2 दिन से लगातार गर्मा रही हैं कि इंडिया गठबंधन इस चुनाव में शायद भाग ही न ले, ये बहुत बड़ी घटना होगी। यद्यपि कश्मीर वगैरह में शकील साहब ज्यादा बता पाएंगे, असम में या कश्मीर जैसे अशांत क्षेत्रों में कई ऐसे मौके आए हैं जब कुछ पार्टियों ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन बिहार जैसे राज्य में एक पूरा गठबंधन चुनाव न लड़े और एनडीए गठबंधन या बीजेपी उनके सहयोगी एक तरफा चुनाव जीत जाए, ये अपने आप में लोकतंत्र पर काला धब्बा होगा। तो सीधे सीधे अब हमारी पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, जिसके जरिए नागरिक अपना मत व्यक्त करते हैं वही छीना जा रहा है। ये अभी शुरुआत है। 50 लाख मतदाताओं को मत से वंचित करने की अभी तक की जो पहली खबर है। आने वाले दिनों में बाकी राज्यों में जब जब चुनाव होंगे तब फिर यही सारी प्रक्रिया चलेगी। तो क्या सचमुच में अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के जरिए देश के बहुत बड़ी आबादी को वोट डालने के अधिकार से ही वंचित कर देगी? लोकतंत्र का सबसे बड़ा पैमाना ही वोट डालने का अधिकार, सरकारों को चुनने की एकमात्र प्रक्रिया ये है। इस पूरी प्रक्रिया पर कुठाराघात जिस वक्त हो रहा है, उस वक्त वे सारे लोग कटघरे में हैं जो इस वक्त मौन हैं, जो लोग इस पर सवाल नहीं पूछ रहे हैं, जो लोग इस बात पर चिंता नहीं जता रहे हैं कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है, उनका नंबर भी आएगा। हो सकता है आज बीजेपी के लोग चुनाव आयोग की इस कारगुजारी के साथ खड़े हों, कल किसी दूसरे राज्य में जब ये होगा, हो सकता है उनके बहुत सारे मतदाताओं के वोट भी छिन जाए, मताधिकार उनका छिन जाए, उनके नाम सूची में से गायब हो जाए। क्योंकि एक तरह से ये मौत ने देहरी देख ली है, और अगर उसको नहीं रोका गया तो ये बार बार लौट कर आएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जरूर कहा है कि हम यहाँ ये सब नहीं होने देंगे। तो आने वाले दिनों में हमारे संघीय ढांचे में ये बड़ा गतिरोध पैदा होगा कि कोई राज्य अगर सचमुच में केंद्रीय चुनाव आयोग को काम नहीं करने देगा तो वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए समय रहते बिहार के चुनाव से पहले इस पर कोई निर्णायक फैसला आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ लोगों की निगाहें हैं, देखते हैं 28 तारीख को क्या होता है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप सम्राट चौधरी के पिताजी का जिक्र कर रहे थे, उस वीडियो को शेयर किया है आज तेजस्वी यादव ने। जरा उस वीडियो को सुन लेते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं सम्राट चौधरी के पिताजी। उस समय जेडीयू आरजेडी में थे उनके पिताजी, और कह क्या रहे हैं, सुनिए जरा। मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं, तमाम वर्गों से कहना चाहता हूं, आपकी ताकत खाली
नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हो जाए, नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे, कहीं बाहर नहीं निकलने देंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। चलिए सुन लिए आप, ये सम्राट चौधरी के पिताजी हैं शकुनी चौधरी, और भागलपुर में ये बात कह रहे थे। और इसी वीडियो को शेयर किया है आज तेजस्वी यादव ने। वीडियो को शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा क्या है, ज़रा वो भी पढ़ देता हूँ। लिख रहे हैं कि बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के सम्मानित पिताजी, बाप नहीं कहूँगा, ब्रैकेट में है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार की धरती में गाड़ने की धमकी दे रहे हैं। अपनी अनैतिक कलाबाजियों की बदौलत बिहार की अधिकांश पार्टियों में भटक चुके, बिन पेंदी के लोटे की तरह अपनी जुबान से लुढ़कने एवं दबाव में विचलित होकर अनाप शनाप बोलने वाले अस्थिर चित्त के धनी, अधीर व दिग्भ्रमित उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के संस्कारी पिताजी को अमर्यादित धमकी से डरकर गुजरात के रहने वाले प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उन्हें ऐसी जगह बैठाया है। ये बात लिखकर इन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है। चलिए ये बात यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास। प्रोफेसर साहब, चुनाव चुनाव चुनाव, अभी बिहार में चुनाव है, लेकिन उससे पहले बिहार और विधानसभा और दिल्ली संसद में पहले ही दिन क्या बवाल मच गया आपने देख लिया। धनखड़ साहब को लोग खोज रहे हैं टॉर्च लेके, दिन के उजाले में, मिल ही नहीं रहे हैं। दिन के उजाले में, रोशनी में, कभी बारिश होती है, बादलों में जब सूरज ढक जाता है तो टॉर्च लेके भी निकलते हैं, फिर भी नहीं मिल रहे हैं कि गए कहाँ आखिर धनखड़ साहब। लेकिन इन सब के बीच, चाहे यहाँ की बात हो यानी संसद की बात हो, चाहे बात उधर की हो विधानसभा की, दोनों जगह देखिए तो बवाल मचा हुआ है। आपकी टिप्पणी। देखिए राजीव जी, इधर संसद का सत्र चल रहा है और मोदी जी इस समय विलायत में हैं, तो करते रहिए आप। मोदी जी बेपरवाह हैं। संसद हो या पटना में विधानसभा हो, जब हालात ये हो जाए कि एक चुना हुआ विधायक, माननीय विधायक, जब इस तरह की भाषा, और वो भी वहां के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए जिसने बिहार में सामाजिक न्याय को लागू किया, जिसने कहा था कि हमने दलितों वंचितों को स्वर दिया, उस व्यक्ति के लिए इस तरह की अश्लील टिप्पणी, अपमानजनक टिप्पणी कितनी अशोभनीय है। जाहिर तौर पर इसका असर बिहार विधानसभा के चुनाव पर होगा। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि चुनाव आयोग पर रोज खुलासे हो रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर के तेजस्वी यादव तक रोज चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी निर्देश जारी कर चुका है, लेकिन उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसको लगता ही नहीं है कि कोई है, क्योंकि जहां से वो चुन करके आए हैं वो सारे इलेक्शन कमिश्नर, और कैसे चुन करके आए हैं ये भी पूरे देश को मालूम है। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोकतंत्र को अब इनके जरिए लूट तंत्र में तब्दील किया जा रहा है। पहले तो दूसरी लूट चल रही थी, अब लोगों के वोट की लूट चल रही। उसमें चाहे मृत हो उनका भी वोट होगा, और जो हमारे साथ नहीं होंगे उनका वोट कट जाएगा। तो दो तरह से खेल हो रहा है। जनता के सामने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार चुनाव आयोग को एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़ी बेशर्मी के साथ, और ऐसे लगता है कि संविधान को खत्म करने की सुपारी इन्होंने ले ली है। मोदी जी का इरादा तो यही था। आरएसएस के तो 100 साल हो रहे हैं। मोदी जी को तो गुरु दक्षिणा में यही देना था, आपकी बार 400 पार और संविधान को खत्म करना है।
लेकिन लोगों ने सबक सिखा दिया। सारी बेईमानी के बावजूद 240 पर अटक गए। तो अब ऐसे संविधान के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं कि हम चुनाव को चुनाव ही नहीं रहने देंगे। हमें वोटर्स को कुछ का वोट काट देना है, कुछ फर्जी जोड़ देने हैं और केवल चुनाव जीतना है। लोकतंत्र इतने भर का नहीं होता। लोकतंत्र का मजाक और उसका तमाशा बनाया जा रहा है इस समय। अच्छी बात यह है कि विपक्ष एकजुट है। पार्लियामेंट के बाहर जो हो रहा है, ले मोदी जी ये तो चले गए हैं बिलाई, तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है। और धनखड़ साहब की जो आप बात करें, धनखड़ साहब कहां गए हैं? वो कल को सतपाल मलिक बनेंगे, क्या होगा? और कल तो ये भी खबर चली थी कि उनके ऑफिस को सील किया जा रहा है। अब वो खबर फेक, बाद में लोगों ने बताया कि वो फेक थी, लेकिन एक बड़े चैनल पे चल रही थी साहब। और क्या था कि उनके ऑफिस को सील, तो कौन से दस्तावेज हैं, क्या रखा हुआ है ऐसा जो ऑफिस को सील किया जा रहा है? क्या धनखड़ साहब यूटर्न ले रहे थे? क्या वो थोड़ा संविधान के साथ खड़े हो रहे थे किसानों की चिंता की वजह से? हालांकि रीढ़ उनकी कभी सीधी नहीं हुई। रीढ़ हमेशा मोदी जी के सामने कमान ही बनी रही। फिर भी मोदी जी ने नहीं बख्शा। और मुझे तो इसी बात का आश्चर्य है कि मोदी जी चाहते क्या थे आखिर, जो बेचारे इतनी झुकी हुई रीढ़ वाला व्यक्ति भी नहीं कर सका। और आनन फानन में उसका इस्तीफा ले लिया गया। इसको आप क्या कहेंगे कि लोकतंत्र चल रहा है? इस लोकतंत्र का केवल और केवल प्रहसन किया जा रहा है कि जहां न तो संसदीय मर्यादा है, न परंपराएं है, न भाषिक अनुशासन है। एक पार्लियामेंट के भीतर बैठ करके एक मुस्लिम सांसद के लिए किस तरह की टिप्पणियां करता है, वो पूरे देश ने देखा और शर्मसार हुआ। जब आप देश के बाहर जाएंगे तो वहां पे क्या छवि बनी हुई है। अभी अमेरिका ने कुछ दिनों पहले अपने यहां गाइडलाइन जारी की थी कि भारत जाने वाली महिलाएं थोड़ा सतर्क रहें या अवॉइड करें। जो विश्वगुरु भारत, अभी कल एक वीडियो वायरल हो रहा है बिलायत का, लंदन का, एक महिला जिस तरह से प्रहसन कर रही हैं, इतना तो बिलाप हमें लगता है कि यशोदा बेन ने भी नहीं किया था मोदी जी, जितना वो कर रही। थैंक यू बोल रही हैं इंडियंस को कि साहब आपने चुन करके मोदी जी को दिया, लेकिन वो हैं लंदन में ही, भारत आ जाएं वो भी थोड़ा धन्य हो जाएं। तो ये जो स्थितियां हैं राजीव जी इस समय, इस देश को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष की एकजुटता और सड़क पर आकर के, लोहिया जी ने जो कभी कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। ये संसद अब आवारा क्या, बहुत सारे सांसद बदचलन भी हो गए, बदजुमा भी हो गए। इनके लिए सड़क पर ही निकलने की जरूरत है। और विपक्ष, सोनिया गांधी जी आई हैं, तो मुझे लगता है कि एक उम्मीद बनती है इस देश के लोगों में। और अगर विपक्ष इस तरह से आएगा तो जो उसका सबसे पहला अधिकार है, राजनीतिक अधिकार, अगर वोट काटने की कोशिश होगी तो इस देश का जनमानस भी सड़क पर उतरते हुए दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल 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 अमलेंदु जी, लेकिन ये कर्नाटक का मामला क्या है? और राहुल गांधी कर्नाटक का जिक्र पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से लगातार कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि कर्नाटक की पूरी जो चुनाव आयोग के काले करतूत हैं 100% उनके पास हैं। क्या है आखिर? राजीव जी, जैसे राहुल गांधी मांग रहे थे महाराष्ट्र और हरियाणा की वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट, जो चुनाव आयोग नहीं दे रहा, चुनाव आयोग के तरफ से जवाब यही आया कि साहब हमने तो सारे राजनीतिक दलों को मतदाता सूची दे दी थी। वो मतदाता सूची होती है राजीव जी प्रिंटेड फॉर्म में, यानी कि वो छपी हुई मतदाता सूची होती है।
जिसमें आप अगर पूरे राज्य की या पूरे विधानसभा की आप देखना चाहें गड़बड़ियां, तो आप उसको नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो प्रिंटेड फॉर्म में है और उसमें कोई इस तरह की चीज नहीं हो सकती कि आप उसमें डुप्लीकेसी कोई पकड़ सके। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र कर्नाटक की एक लोकसभा क्षेत्र की पूरी जो प्रिंटेड फॉर्म में थी मतदाता सूची, उसको डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करवाया और उसके बाद वहां डुप्लीकेसी पकड़ी गई और एक एक पते पर, एक एक पाव में 1,000 वोट जो है वो पाए गए कि वहां हैं और फर्जी वोट उसमें पकड़े गए। राहुल गांधी का दावा ये है कि हमने ये चीज पकड़ ली है और चुनाव आयोग को ये मालूम पड़ गया कि हमने ये पकड़ लिया है, तो चुनाव आयोग ने अब ये नया रास्ता निकाला बिहार में कि अब आपके हम वोट ही काट देंगे ताकि आप यहाँ उस पर बात ही नहीं कर पाए। तो ये राजीव जी उसके पीछे विवाद है। हालांकि चुनाव आयोग ने आज जो कर्नाटक का मुख्य चुनाव अधिकारी है, उनके प्रवक्ता ने अपना जारी करके जो कहा है, वक्तव्य जारी किया है, और उस वक्तव्य में उनका ये कहना है कि साहब जो मतदाता सूची है ये डीएम और सीईओ के पास एक भी अपील इसकी दायर नहीं की गई और आरपी अधिनियम 1950 की धारा 24 के तहत कांग्रेस के लिए ये एक वैध कानूनी उपाय है। और जहां तक लोकसभा चुनाव 2024 के संचालन का संबंध है, 10 चुनाव याचिकाओं में से आरपी अधिनियम 1951 की धारा 80 के तहत कांग्रेस के लिए उपलब्ध कानूनी उपाय के रूप में किसी भी हारने वाले कांग्रेस उम्मीदवार द्वारा एक भी दायर याचिका नहीं की गई थी। तो ये इनका कहना है। अब वो इसका जो एक समय सीमा होती है वो याचिका दायर करने की, जब महाराष्ट्र की और हरियाणा की चीजें पकड़ी गई कि यहाँ इस तरीके से गड़बड़ हुई है, मशीन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं देना है, तब वहां किया गया तो वो समय निकल चुका था। राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि हम इसको चुनाव आयोग को दिखाएंगे। चुनाव आयोग अब भाग रहा है कि हम इस पर बातचीत नहीं करेंगे। तो ये चुनाव आयोग की अपनी सफाई है। ये जो आई है, ये भी मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार जी, या जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसकी तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आया है। ये भी कर्नाटक के चुनाव आयोग की तरफ से ये स्पष्टीकरण राजीव जी आया है। तो अब ये मामला गंभीर है और चूंकि एक लोकसभा क्षेत्र में ही ये पकड़ लिया गया, लोकसभा चुनाव के दौरान का पकड़ लिया गया राजीव जी, तो अब ये समझ में आ रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी जो हम लोग लगातार राजीव जी बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अगर ईमानदारी से चुनाव हो रहा है तो 140 सीट से ज्यादा नहीं आ सकती। और जो एक वोट फॉर डेमोक्रेसी करके जो संस्था है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रेस क्लब में, शायद प्रशांत जी भी थे वहां, और उन्होंने बताया था कि 79 सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर घपला होने का संदेह है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने घपले के साथ जीती है। तो अब राजीव जी ये आरोप लग रहे हैं कि लोकसभा चुनाव भी इसी तरीके से घपला करके जीता गया है। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, हरियाणा का विधानसभा चुनाव, ये भी इसी तरीके से घपले से जीते गए हैं और बिहार में भी इसी घपले से चुनाव जीतने की तैयारियां की जा रही। तो आज तेजस्वी यादव ने भी जो बाहर आकर बात कही, विधानसभा से बाहर आकर, उन्होंने भी यही कहा कि घपले के द्वारा जीतने की कोशिश की जा रही है। और संसद में भी जब विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया, राहुल गांधी से लेकर तमाम दलों के सांसदों ने जो बातें की हैं मीडिया के साथ, सबने यही कहा है कि ये चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन बनकर, उसका कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है और उसके एजेंट की तरीके से काम कर रहा है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये साफ तौर पर कहा गया राजीव जी। तो ये कर्नाटक से मामला इसलिए जुड़ता है कि कर्नाटक में चूंकि सरकार है और वहां राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने लोगों को लगाकर जो मतदाता सूची थी उसको डिजिटल फॉर्म में पहले परिवर्तित किया और डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करके वो चोरियां पकड़ी गई। इसीलिए चुनाव आयोग महाराष्ट्र और हरियाणा की डिजिटल फॉर्म में मतदाता सूची नहीं दे रहा है और आगे भी नहीं देगा। ये राजीव जी घपला पकड़ा गया। जी जी प्रशांत जी, कर्नाटक का हाल तो आपने बहुत नज़दीक से देखा था। लोकसभा विधानसभा चुनाव को खासकर हम लोगों ने कवर किया था। लोकसभा चुनाव में आप देखिए वहाँ 28 में से 26 सीटें फिर से बीजेपी जीत के आ जाती है, जबकि सरकार इनकी है, कांग्रेस की है। और राहुल गांधी अब जो दावा कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक बातें हो रही थी, महाराष्ट्र की बातें हो रही थी, विधानसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव, उसमें भी कर्नाटक की बात, और इसको आप कैसे देखते, थोड़ा सा और एलोबरेट कीजिए। प्रशांत, इन्होंने अमलेंदु जी ने बात अपनी रखी है और चुनाव आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी इस पे, लेकिन राहुल गांधी जो 100% कह रहे हैं कि इनके जो कारनामे हैं वो मेरे पास है और आने वाले समय में इसको मैं पब्लिक करूंगा। क्या मायने इसके निकाले जाएं, और ऐसा है तो कितना दबाव में यहां पर चुनाव आयोग दिखाई देता है? अनम्यूट कीजिए। हाँ,
जी आ गया। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के बीच में क्या हुआ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि मैं तो वहां 4 महीने पहले भी गया था विधानसभा के चुनाव के, और फिर हम लोग साथ में भी थे कर्नाटक में, और हम लोग अपनी आंखों से देखा था। जी कर्नाटक के चुनाव में 27 लाख मतदाता मिसिंग थे, जिनका वोटर लिस्ट से नाम उड़ गया था और मतदाता थे। वहां एक बड़ा अभियान चला सिविल सोसाइटी का, और तमाम लोगों ने अपने नाम जोड़े जिनको चुनाव आयोग ने हटा दिए थे। वो नाम सिविल सोसाइटी के कैंपेन के जरिए जोड़े गए, और जब फाइनल मतदाता सूची आई तो 28 लाख मतदाता वापस जुड़ गए। 28 लाख मतदाता वापस जुड़े तो चुनाव का नतीजा क्या हुआ हम सब जानते, विधानसभा में बीजेपी हार गई। उसके बाद लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा के चुनाव में ठीक उसका उल्टा हो जाता है। ये विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के बीच में फिर कुछ हुआ वहां पे, जिसकी जांच राहुल गांधी ने की है। तो ये चुनाव आयोग इस तरीके की गड़बड़ियां कर रहा है, और इनका बीजेपी और सरकार के साथ एकदम साफ सांठगांठ है। ममता बनर्जी ने, राजीव जी, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया था। वो ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी के लिए चुनाव का मैनेजमेंट का काम करती है, और काफी कुछ वो सीधे अमित शाह के अंडर काम करती है वो ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बारे में तमाम सारे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग भी हो चुकी है। वो संगठन भी ये सारे डेटा के काम करता है, और ये जो बिहार में हो रहा है उसमें भी हो ना हो उसी संगठन का हाथ होगा, उसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ होगा। तो ये जो चुनाव आयोग, ये जो बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में चुनाव आयोग के साथ मिलके एक चुनाव के पैटर्न और मतदाता सूची, इनका पूरा डिजिटाइजेशन इनके पास है, सॉफ्टवेयर है, और ये नाम हटाने जोड़ने का काम करते हैं। यही आप महाराष्ट्र में लोकसभा में आप देखिए क्या हुआ था। 11 दिन तक पहले फेज की मतदाता अपडेट नहीं हुए थे, 11 दिन बाद अपडेट हुए, और कितना बढ़े, 1 करोड़। वो 1 करोड़ मतदाता कहां से आ गए? और पूरा देश ईवीएम वगैरह, ईवीएम भी फुल प्रूफ नहीं है, ईवीएम में गड़बड़ियां हैं। लेकिन ये जो बड़ी गड़बड़ी है कि जो 70 और 80 के दशक में होता था बूथ कैप्चरिंग, वो जो बूथ कैप्चरिंग होती थी, किसी एक बूथ पर कोई दबंग लोग जो है जाकर ठप्पा लगा लेते थे। अब तो ये पूरा का पूरा चुनाव की कैप्चरिंग हो रही है, और वो भी चुनाव आयोग के जरिए हो रही है। इसको कौन रोकेगा? जब जिसको निष्पक्ष रोल निभाना है वही इसमें शामिल है, तो कौन रोकेगा? आप याद कीजिए कि इनके पहले राजीव कुमार थे, वो कैसी भाषा में बात करते थे विपक्षी नेताओं से। ऐसे बात करते थे कि वो संबित पात्रा हो, वो बीजेपी के प्रवक्ता बन के बात करते थे। वो खड़गे जी को जब वो चिट्ठी लिखते तो लगता था कि वो बिल्कुल एकदम एक राइवल पॉलिटिकल पार्टी की तरह से चिट्ठी लिख रहे हैं, और यही काम यही ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं। आप सोचिए कि एक संवैधानिक संस्था है जिसका काम निष्पक्ष चुनाव कराना है, और वो बिहार के इलेक्टोरल रोल में अप्रत्याशित कोई एक काम कर रही, जो कि तमाम सारे करोड़ों मतदाता वंचित रह जाएंगे। इस व्यक्ति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जनता का सवाल नहीं लिए। तो किस बात का डर है आपको? डर इसी बात का है कि सवाल पूछे जाएंगे। एक तरफा जो है वो बयानबाजी होती है। तो चुनाव आयोग भी इसमें शामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्नाटक के चुनाव में आप देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, हरियाणा में देखिए, लोकसभा के चुनाव देखिए। तो जब तक
अब सवाल ये कि ये इसका समस्या का निजात क्या है, इसका सलूशन क्या है, हल क्या है? हल राजीव जी यही है केवल कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ करना था, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दे दिए, तो अब हल जो है वो आंदोलन का रास्ता है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये मान के चलें कि इस देश में इमरजेंसी लग चुकी है, डेमोक्रेसी स्थगित हो गई है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से भी ये बात साबित हो गई किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति है, जो कि चापलूसी में भी सबसे आगे थे, उसके बावजूद उनको जाना पड़ा क्योंकि चूक हो गई उनसे। तो तमाम विपक्षी पार्टियों को ये मान के चलना पड़ेगा कि इस देश में इमरजेंसी लगी हुई है और डेमोक्रेसी सस्पेंड हो गई है, संविधान सस्पेंड हो गया है। अब नियत क्या है, जरा इसका एक मैं छोटी सी वानगी देता हूँ। ये पूरा का पूरा सिस्टमैटिक एक मनुवाद का एक नया संस्करण आपको देखने को मिल रहा है, और ये हर जगह है कि दलित समाज को, ओबीसी समाज को, मुसलमानों को, ट्राइबल को मताधिकार से ही वंचित कर दो। और अभी आपको मैं एक डेटा बता रहा हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज में, हायर एजुकेशन में प्रोफेसरों की नियुक्तियां होती हैं, 80% खाली है ओबीसी के पद, 64% दलित के खाली हैं, एससी के, और 83% ट्राइबल कम्युनिटी के खाली हैं। और भर्तियां किसकी हो रही है? सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी की भर्तियां हो रही है। अगर 80% ही है एससी की, और ओबीसी की, एससी की और ट्राइबल की 83% वैकेंसी है, इसका मतलब है कि आपका डिजाइन है कि किस तरीके से आप मनुवाद को लागू करो। और वही काम जैसे आप प्रोफेसर की नियुक्ति में कर रहे हैं, वही काम मताधिकार में कर रहे हैं कि वंचित समाज को आप किनारे कर दो। लेकिन ये बहुत दिन चल नहीं पाएगा। रास्ता विपक्षी पार्टियों के सामने यही है कि उनको ये मान के चलना पड़ेगा कि अलार्मिंग सिचुएशन है, और उस अलार्मिंग सिचुएशन, लेकिन इसके साथ एक सवाल ये भी है कि क्या बिहार में जो चल रहा है, क्या बिहार में अब सब कुछ हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही रखें कि सुप्रीम कोर्ट का अगर दबाव नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन की मनमानी जैसी चल रही है वैसी चलेगी, चुनाव वैसे ही होगा, या विपक्ष का दबाव काम आएगा? जी राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट को तो देखिए उसी वक्त हम लोगों ने बहुत चर्चा की इस पे। सुप्रीम कोर्ट का काम सुझाव देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अथॉरिटी है, पावर, सीट ऑफ पावर है। सीट ऑफ अथॉरिटी में बैठ कर कोई सुझाव नहीं देता है। कोई सुपरिटेंडेंट पुलिस जो है किसी अभियुक्त को, अपराधी को सुझाव नहीं देगा कि तुम अपराध करना छोड़ दो, वो एक्शन करता है। सुप्रीम कोर्ट को सुझाव, और उस वक्त भी मैंने कहा था कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को नहीं मानेगा, और उसने नहीं माना। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पास अपार शक्तियां हैं। संविधान ने उनको शक्तियां इसलिए दी है कि आप जनता के अधिकारों की रक्षा करें, और सबसे बड़ा अधिकार अगर मताधिकार है, जिसके लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, वही अगर वंचित हो रहा और सुप्रीम कोर्ट सुझाव देगा तो कैसे चलेगा? तो सुप्रीम कोर्ट को अभी उनके पास याचिका लंबित है, उनके पास एफिडेविट पहुंच गया है, 27 तारीख को हियरिंग है। मुझको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें हस्तक्षेप करेगा, और इलेक्टोरल रोल का रिवीजन करना चुनाव आयोग का काम है। वो 365 दिन चलता है। लोग फॉर्म 6 भरते रहते हैं और जुड़ते रहते हैं लोग। लेकिन ये ऐसा की चीज कि आप आधार को नहीं माने, वोटर आईडी को नहीं माने, राशन कार्ड को नहीं माने, बिहार के 8 करोड़ लोगों को आप कहें कि आप अपनी नागरिकता साबित करो, आपको साबित करनी है, हम कुछ नहीं करेंगे। ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है ना। ये तो संविधान में भी ऐसा नहीं लिखा, कोई ऐसी परंपरा नहीं है कि भारत के नागरिकों को रोज अपनी नागरिकता अगर साबित करनी पड़ेगी तो उनके पास कोई जरिया ही नहीं है। ये पैमाना अगर आप भारत के किसी भी नागरिक पर लगा दें
प्रधानमंत्री पर लगाते वो भी नहीं साबित कर पाएंगे। क्या प्रधानमंत्री मोदी के पास कोई एक डॉक्यूमेंट है जो वो कह सके कि ये डॉक्यूमेंट है और मैं भारत का नागरिक हूं? वो प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, उनसे ऐसा उनसे कोई नहीं डॉक्यूमेंट मांगेगा, किसी के पास नहीं है। उनसे नहीं मांगेंगे ना, चुनाव आयोग नहीं मांगेगा। चुनाव वो आयोग चिंता खुद ही आपको साबित हमको कर करनी है, वो चिंता हमको आपको करनी है। ज्ञानेश कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट का काम, जी सुप्रीम ज्ञानेश, कोर्ट का काम राजीव जी यही है कि बिल्कुल वो नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करे। मुझे उम्मीद है कि 27 तारीख को जब हियरिंग होगी 28 को, जी 28 को मंडे को, जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना दायित्व निभाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आना चाहता हूं शकील जी आपके पास। शकील जी, हमारे दो साथी खासकर अमलेंदु जी और प्रशांत जी जो बातें कह रहे थे, और राहुल गांधी से ये बात इसलिए क्योंकि राहुल गांधी कल से लेकर आज तक और बड़े दावे के साथ वो कह रहे हैं, बिल्कुल उस हिसाब से उस अंदाज में कह रहे हैं कि उनके पास 100% वो सारी करतूतें जो हैं अब कागज पे हैं, इन ब्लैक एंड व्हाइट, ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लिखित रूप से उनके पास है। कैसे ये दावा कर रहे हैं, कितना दम है, आप इसको कैसे देखते हैं? कितना असर इसका पड़ सकता है बिहार के चुनाव पे, बिहार के SIR पे और 28 तारीख को सुनवाई पे? राजीव जी, अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया था और फिर बिहार का। पहले हम सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट पे बोल दें, फिर बिहार पे आए। सुप्रीम कोर्ट पे अभी जो प्रशांत जी ने बोला, हम थोड़ा सा बोलना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जो भी याचिका जाती है, जो भी अपील जाती है, उसमें वादी जो है रिलीफ मांगता है, सलाह नहीं मांगता। आज तक किसी भी याचिका में, किसी भी अपील में सुप्रीम कोर्ट से सलाह नहीं मांगी गई है, रिलीफ शब्द का इस्तेमाल होता है। और कोर्ट पूछता है, अगर कोई वेग सी याचिका होती है जिसमें स्पष्टता नहीं होती है, तो पूछता है आप रिलीफ क्या चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट से ये सलाह देने का जो काम शुरू किया है, ये सलाह तो सड़क चलते बहुत सारे लोग देते रहते हैं, उनको कोई नहीं मानता है। खैर, तो हम ये दूसरी बात जो है, आपने बिहार का जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें अपनी जगह हैं, कानून का काम अपनी जगह है, लेकिन विपक्ष सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे निर्भर नहीं है, वो अपना काम कर रहा है। कल फिर SIR के ऊपर संसद में एक विशेष प्रदर्शन का आयोजित किया जा रहा है। जो गांधी जी की प्रतिमा है, जिसको सामने से उठाकर पीछे लगा दी गई है, वहां से विपक्ष के सांसद इकट्ठा होंगे इंडिया गठबंधन के, और मकर द्वार तक प्रदर्शन करते हुए आएंगे। और एक ही मुद्दे पे, SIR विशेष गहन पुनरीक्षण, जो वोटों का फर्जीवाड़ा आप कर रहे हो उसके ऊपर। ये बड़ी खबर है क्योंकि लास्ट दिन है कल, पहले हफ्ते का, संसद के मानसून सत्र के पहले हफ्ते का कल अंतिम दिन है, और उसमें 10:30 बजे वो ये प्रदर्शन करेंगे। तो विपक्ष किसी भी तरह से SIR का मुद्दा, बिहार का मुद्दा नहीं छोड़ेगा, वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है। जो अभी बिहार में हुआ, विधानसभा के अंदर जिस तरह लालू यादव के लिए अपशब्द बोले गए, और जो तेजस्वी के शब्द है कि मुझे माँ और बहन की गाली दी गई, ये बात कहाँ तक जाएगी, आप इससे समझ सकते हैं कि कल दिल्ली के अंदर कांग्रेस एक बड़ा OBC सम्मेलन करने जा रही है तालकटोरा स्टेडियम में। उसका नाम ही है OBC सम्मेलन, और उसमें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल गांधी दोनों एड्रेस करने वाले हैं उसको। और कांग्रेस ने आज कह दिया सोशल जस्टिस 2, हम सोशल जस्टिस 2 शुरू कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये लड़ाई किसी भी तरह न कांग्रेस छोड़ने वाली है, जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है, और न संपूर्ण विपक्ष या इंडिया गठबंधन। और इसका असर बिहार पे निश्चित ही रूप से पड़ेगा। और वही बात है कि जो फर्क था सिर्फ 12,000 वोट का, यही तो बीजेपी की आंखों में चुभ रहा है कि 12,000 सिर्फ वोटों का फर्क था, हमने किसी तरह चुनाव जीत लिया। 2020 का चुनाव हम वहाँ काफ़ी समय तक थे, बिहार के अंदर बहुत नज़दीक से हमने उसको कवर किया था, और जब मतगणना हो रही थी उस वक्त भी।
वो चुनाव, उसमें हमने लिखा भी था, वो चुनाव आयोग ने और बीजेपी ने मतगणना केंद्रों में जीता था। मत पेटियों से चुनाव नहीं जीता गया था। मतगणना केंद्रों में जो डीसी हैं, जो चुनाव अधिकारी हैं, उन्होंने गड़बड़ियां करके किसी को 100 वोट से, किसी को 150 से, किसी को 500 से जिताया था। तो अब जो है वही जो कहा आज कृष्णा अल्लावरू ने, बहुत बड़ी बात कही कि जनवरी से मई तक आप काम कर रहे थे बराबर वोटर रिवीजन का, देख रहे थे, लेकिन वहां आपको खबर मिली कि ये तो महागठबंधन बहुत आगे जा रहा है, और उसके बाद आपने वोटबंदी का फैसला किया। दूसरी बात जो आपने कर्नाटक की है, राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने वहाँ बहुत गहराई से काम किया है। उसमें अभी अमलेंदु जी ने और प्रशांत जी ने बहुत डिटेल में बताया, हम थोड़ा सा बता दें। उसमें वहाँ कांग्रेस का आरोप है, राहुल गांधी ने कहा है ये कि एक ही सीट पे हजारों नए वोटर जोड़े गए, हर सीट पे। और वो जो वोटर हैं वो कौन से जोड़े गए? वो वोटर जो है उन्होंने बोगस वोटर जोड़े सारे के सारे, जिनका कहीं पे कोई अस्तित्व नहीं है, और उनको जो है बीजेपी के लोग जाके वो वोट कास्ट करके आए हैं। तो ये जो एक खेल हुआ है कर्नाटक में, ये बहुत ही गंभीर किस्म का है, क्योंकि ये खेल हुआ है लोकसभा में। राहुल ने स्पष्ट कराया ये कि विधानसभा की बात नहीं करता हूं मैं लोकसभा की बात करता हूं। विधानसभा में हारने के बाद लोकसभा में जीतने के लिए उन्होंने ये खेल किया। आप सोचिए कि अगर वहां से 26 सीटें न लाती बीजेपी तो कितनी सीटें होती उसकी। और ये सब जगह हुआ है। ये 240 तो एक आंकड़ा है, 140 भी आ जाती तो बहुत बड़ी बात थी। यहां पे निशिकांत दुबे की बात बिल्कुल सही है कि हम 150 भी नहीं ला पाएंगे, कारण चाहे वो जो बता रहे हों, असलियत यही है। निशिकांत दुबे के शब्द हैं बीजेपी के नेता के, 150 भी नहीं ला पाएंगे। क्यों नहीं ला पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन असलियत यही है कि अगर सही सब कुछ हो जाए तो 150 भी नहीं ला पाएंगे। एक और बात कि अभी जो एक बड़ा माहौल होता है कि साहब बिहार में ये हो रहा है और वहां पहलगाम हो गया और ट्रंप साहब ने ये बोल दिया, कांग्रेस और विपक्ष सड़कों पे क्यों नहीं उतरती है? अरे विपक्ष और कांग्रेस रोज तो सड़कों पे है। आप विपक्ष को, गोदी मीडिया को कहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, उन्हें आरोप लगाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, और कई बार जो है विपक्ष से विचलित भी हो जाता है। हमारा मानना यह है कि इससे विचलित होने का या इसका जवाब देने का किसी को कोई जरूरत नहीं है। 2 यात्राएं करी राहुल ने, देश में आज तक किसी ने करी है 2 यात्राएं, पूरी भारत यात्राएं। अभी पटना में राहुल गांधी पैदल गए थे, तेजस्वी यादव गए थे, हाथरस राहुल गांधी गए थे। हर जगह कांग्रेस विपक्ष सब रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, रोज माहौल बना रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया चूंकि नहीं लिखती है तो लोगों को जैसे ही मौका मिलता है सोशल मीडिया में भी लोग लिखते हैं। सड़क पे आना चाहिए। अब कल जो प्रदर्शन करेगी कांग्रेस और विपक्ष गांधी की प्रतिमा से मकर द्वारा संसद में, संसद से निकल के सड़क पे तो नहीं आ जाएगी ना, वो संसद में ही करेगी। जब संसद नहीं आप चलने दे रहे हैं, कल 5वां दिन है, 4 दिन आपने संसद नहीं चलने दी, तो क्या करेंगे वो करेंगे। तो ऐसा नहीं है, हमें लगता है कि निराश होने की लोगों को जरूरत नहीं है। विपक्ष अपना काम मजबूती से कर रहा है, नतीजे भी आ रहे हैं। ये धनखड़ का इस्तीफा है, ये उसी का तो नतीजा है। तो धनखड़ का इस्तीफा, ट्रंप का बोलना, ट्रंप कैसे बोल रहा है 25 बार और 26 बार? कमजोरी की वजह से इनकी। क्या अगर इंदिरा गांधी की सरकार होती तो ट्रंप एक बार भी बोल पाता? एक बार भी क्या जवाब मिलता उसको? या किसी भी और की सरकार होती, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, क्या ट्रंप बोल पाते एक बार भी? राहुल ने कल बोला ना, यही बोला ना कि एक बार भी जवाब नहीं दिया, और राहुल के शब्द थे। ट्रंप को क्या अधिकार है सीज फायर कराने का? राहुल ने पत्रकारों से पूछा। वो आजकल बात करते हैं, बात करने की मुद्रा में अपने बाइट देते हैं। पत्रकार पूछा कितनी बार सीज फायर करवाया, कितनी बार बोला ट्रंप ने? पत्रकार बोले 25 बार। तो 25 बार तो पत्रकार मान रहे हैं। और राहुल ने कहा क्या अधिकार है, किस अधिकार से? वो होता कौन है सीज फायर करवाने वाला? हमारा सीज फायर हम करते। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करी थी, पाकिस्तान का नुकसान हुआ था, हम करते सीज फायर, वो कौन है करवाने वाला? तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष काम नहीं कर रहा, कांग्रेस काम नहीं कर रही, काम हो रहे हैं। और बिहार में आप देखेंगे, और वो जो आपने बात की थी वो बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अब चाहे जितनी गड़बड़ कर ले, ये जो ओबीसी का मुद्दा आया है,
ये जो दलित और पिछड़ों का और गरीब का मुद्दा आया है, लालू यादव एक प्रतीक बन गए हैं देश के कमजोर वर्ग का, गरीब वर्ग का। और वाकई ये सही बात है कि उन्हें जो सम्मान मिला है, आत्मसम्मान मिला है, खटिया पे बैठने का, सामने से निकल जाने का, आज भी कई जगह नहीं है। भाई बिहार में आज आप जानते हैं, बिहार में जो भी जाता रहता है जानता है, हम तो खैर बहुत गए हैं बिहार में। बिहार में जो चेतना आई है वो देश के किसी हिस्से में नहीं। दलित ओबीसी की जो चेतना है, जिस तरह वो खड़े होके सामंतों का, बड़ी ताकतों का मुकाबला कर रहे हैं, वही उनकी आंखों में चुभ रहा है। और बिहार जीतना इसीलिए बीजेपी के लिए जरूरी है कि बीजेपी बिहार जीत के बताना चाहती है कि हमारा दबदबा कायम है। जो दबदबा शब्द का इस्तेमाल जो है ब्रजभूषण शरद सिंह करते थे, वो दबदबे की बात है सारी की सारी। और ये दलित को और पिछड़ों को, गरीब को, कमजोर को बताना है कि दबदबा जो है वो संविधान का है। जी राजीव जी। जी डॉक्टर साहब, जरा आपसे समझना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि इसके बाद चुनाव आयोग किसी प्रेशर में आएगा? जो कुछ विधानसभा में हो रहा है, जो कुछ यहाँ लोकसभा में, और विपक्ष की एकता, राहुल गांधी का वार। देखिए, अब चुनाव आयोग से अपेक्षा करना बेकार है, बेईमानी है। अगर उसको थोड़ी सी भी लाज शर्म होती तो इतने सारे खुलासों के बाद कम से कम इस प्रक्रिया में कुछ और पारदर्शिता लाई जाती, कुछ और प्रमाण जोड़ दिए जाते। शकील जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए नहीं। तो मैं अपनी बात खत्म करते समय 3 बिंदुओं को बस संक्षेप में समेटना चाहता हूँ। नंबर 1, हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा बैठे। हमेशा की तरह शायद इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट कोई सीधा फैसला नहीं सुनाएगा जो विपक्ष की अपेक्षाओं के अनुरूप या न्याय संगत। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट प्रवचन खूब देता है, लोकतंत्र का हत्यारा कहेगा अनिल मसीह को, सजा नहीं देगा। महाराष्ट्र के विधानसभा को लेकर सब कुछ कहा जाएगा, विधानसभा चलती रहेगी, सरकार बनी रहेगी। तो उससे उम्मीद नहीं करना चाहिए। यद्यपि उससे न करें तो कहां जाए, वो एक अंतिम सीढ़ी है। नंबर 2, राहुल गांधी अब जिस तरह से सिस्टम में शामिल लोगों को सीधे सीधे ये संदेश दे रहे हैं कि जो भी गड़बड़ करेगा, जो भी गलत काम करेगा, आने वाले समय में वो बख्शा नहीं जाएगा, इसका भी एक दूरगामी प्रभाव होगा। धीरे धीरे लोग इस बात को समझेंगे कि आज मोदी शाह उनकी सत्ता के लिए वे जो भी कुछ कर रहे हैं, कल सजा उन्हें भी भुगतनी पड़ सकती है, जैसे जगदीप धनखड़ को भुगतना पड़ रही है। और जिस तीसरे बिंदु की बात मैं कर रहा था वो धनखड़ साहब पर लौटता हूं। शुरू में आपने कहा कि वे गायब हो गए हैं, लापता हो गए 2 दिन के भीतर। मुझे नहीं मालूम पिछले 2-3 दिनों में इस तरह की कोई संभावना किसी और ने व्यक्त की कि नहीं, पर मैं अपनी अल्पबुद्धि से एक बात कहना चाहता हूं, दर्ज कराना चाहता हूं। कहीं धनखड़ साहब के इस पूरे मामले में पेगासस का उपयोग तो शामिल नहीं, कहीं उसके ट्रैप में तो नहीं फंस गए वे कि वे जो कुछ कर रहे थे वो सब वहां बिग ब्रदर सुन रहा था, देख रहा था। हो सकता है उसकी बलि, उस पेगासस की बलि के रूप में जगदीप धनखड़ चढ़ गए हो। इसका खुलासा शायद कभी हो या हो सकता है कभी ना हो, लेकिन जिस तरह का निजाम इस वक्त है, जिस तरह के हथकंडे जो सरकार अपनाती है, वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। पहले भी जब खुलासा हुआ था तब तो उनके अपने मंत्रिमंडल के प्रहलाद पटेल जैसे लोगों के बारे में खबरें आई थी कि अश्विनी वैष्णव, इन सब के यहाँ भी पेगासस को दाखिल कराया गया था। तो हो सकता है जगदीप धनखड़ भी उसके फेर में फंस गए। लेकिन आने वाले दिनों में ये सबके लिए संदेश है। एक बहुत क्रूर मुहावरा है, बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी संगठन, सत्ता, सरकार, इतिहास का जो एक क्रूर कथन है उसे दोहराना चाहता हूं। फासिस्ट काम निकलने के बाद अपने कुत्तों को भी मारकर खा जाते। ये संदेश अब सबको समझ लेना चाहिए। जी राजीव जी, बहुत बड़ा संदेश है। प्रोफेसर रविकांत जी, आखिर कहाँ हैं धनखड़ साहब, कुछ पता चला क्या? आप दिल्ली में बैठे हैं तो आपको ज्यादा पता हो सकता है, हम लोग तो लखनऊ में हैं।
लेकिन एक बात जरूर है कि धनखड़ साहब के समाज में बड़ी बेचैनी है। पहले सतपाल मलिक साहब गए, उनके बारे में क्या क्या सुना और उन्होंने क्या क्या दावे किए, और अब धनखड़ साहब का मामला है। और जाट एक लड़ाका कौम है जो किसी को छोड़ती नहीं है, ऐसे सामने से प्रहार करे या ना करे, लेकिन पलटवार करना उसे आता है। इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा, अब उसके लिए सरकार कुछ खेल रच रही होगी। धनखड़ साहब को आप खोजिए, हम खोजें, सरकार धनखड़ साहब का विकल्प खोज रही है कि क्या करे, कैसे उस जाट समाज को आश्वासन दे कि साहब हमने जो किया वो गलत नहीं था। तो ये जो गायब हुए हैं वो धनखड़ साहब नहीं है केवल। गायब का मतलब अभी जो अदृश्य, अभी खबर उनकी नहीं है जी। ये कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी का जो एक दौर में आधार वोट रहा, और आधार ही नहीं बहुत कट्टर समर्थक रहा, वो समूचा जाट समाज खिलाफ खड़ा हो जाए। पंजाब का जाट तो वैसे पहले से खड़ा हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खास करके और थोड़ा हरियाणा का ये जो जाट है वो बीजेपी से अब बाहर जा सकता है, दूर जा सकता है। इसकी भरपाई करने के लिए अभी सरकार लगी हुई है, पार्टी लगी हुई है। जो मैसेजिंग हुई है इसके जरिए, पाठक जी ने जिस बात को कहा कि जो भी चाहे आप फिर दुम हिलाएं या रीढ़ कमान बना लें, विदाई तो ऐसे ही होनी है। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, जब तक ये चलेगा तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा अपने हिसाब से काम करना शुरू किया कि थोड़ी सी संवैधानिक मर्यादा बनी रहे, जाते जाते थोड़ा इतिहास में कहीं काले अक्षरों में नाम ना दर्ज हो, तो आप अपने आप की छवि अगर कहीं बचाने लगे, या किसानों की हमदर्दी जो पैदा हुई धनखड़ साहब के मन में और शिवराज सिंह चौहान के रहते हुए उन्होंने उस बात को कहा, तो इतना भी आप नहीं कर सकते। और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम दलित सांसद, ओबीसी सांसद बंदर बने हुए। अभी प्रशांत जी ने जो उदाहरण दिए, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी के 80%, 60%, 70% पद खाली। कुलपति तो आपको ढूंढने से कोई मिलेगा, एक आध एससी, ओबीसी, एसटी का। जहां एसटी यूनिवर्सिटी है वहां भले ही आपको मिल जाए, लेकिन किसी की हिम्मत है बोलने की क्या? ये सब बंदर बने हुए। पिछले दिनों एक और बड़ी खबर आई थी कि जो ओवरसीज फेलोशिप होती है, जो बहुत सारे चुने हुए विद्यार्थी जाते हैं विदेश पढ़ने के लिए, उसमें खास करके दलित और पिछड़े समाज के होते, वंचित समाज के होते। 66 स्टूडेंट्स की फेलोशिप नहीं दी गई जी। सरकार ने इनकार कर दिया, और इसलिए कि साहब पैसा नहीं है। मोदी जी तो लगातार घूम रहे हैं, कितना खर्चा आता है। इस देश का दलित वंचित कहीं नौजवान पढ़ लिख ना जाए, कोई किसान का बच्चा, कोई मजदूर का बच्चा, कोई रिक्शा चालक का बच्चा कहीं पढ़ लिख ना जाए, तो पहले जेएनयू बंद कर दीजिए। मुझे मालूम है कितनी फीस लगती थी, 200 रुपए में एक सेमेस्टर की फीस हमने दी है। यानी एमए हमारा 800 रुपए में हो गया। संभव है क्या? जेएनयू में भी फीस बढ़ाई गई, लेकिन फिर भी ठीक है। वहां कौन पढ़ सकता है? वो सुदूर नॉर्थ ईस्ट से आकर के जो आदिवासी समाज, पहाड़ी जो बच्चे हैं वो आकर के पढ़ लेते हैं। किसान सुदूर प्रांत में बैठा हुआ, तो आप बंद कर दीजिए, क्योंकि वो सवाल पूछेंगे
कि मोदी जी कहां जा रहे हैं और क्या मिला। ये जो 5 अभी खबर हम देख रहे थे कि 5 उन पर सिग्नेचर हुआ है, उससे भारत को क्या लाभ होगा, ये सवाल पूछा जाएगा तो मोदी जी क्या जवाब। वीडियो तो वहां वो चल रहा है कि धन्य कर दिया उन्होंने आकर के दर्शन देकर। उस सिग्नेचर में, एग्रीमेंट में क्या भारत को हासिल होगा, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं। आज तक जितनी भी मोदी जी ने यात्राएं की हैं, प्रशांत जी की भी बात सुन लीजिएगा जी, तो क्या हासिल हुआ। प्रशांत जी के पास बड़ा डेटा रहता है, 10-11 साल का निकाला जाए, इतनी विदेश यात्राओं और इतने भाई पुरस्कार मिल गए मोदी जी को। हर छोटे देश से उन्होंने अवार्ड ले लिया और बदले में क्या दिया ये भी पता करना चाहिए। क्या हासिल हुआ भारत को। मोदी जी को तो तमगा मिल गया और इधर ट्रंप साहब लगे हुए हैं कि हमको नोबेल प्राइज कब मिलेगा, और ऐसी ऐसी धमकी रोज रोज। ये मोदी जी का अपमान नहीं, ये देश का अपमान है जो ट्रंप रोज बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक राहुल गांधी जो बोल रहे हैं या तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, कल अखिलेश यादव बोल रहे हैं, ये आवाजें कुछ सुनाई पड़ रही है जिससे लगता है कि हाँ ये देश थोड़ा जीवित है। अदरवाइज योगी जी की भाषा में कहा जा सकता है कि क्या हो गया है। मैं उन शब्दों को नहीं दोहराना चाहता। बिल्कुल, लोकतंत्र की तो आपने लंका लगा दी, लेकिन उम्मीद बाकी है। और इसलिए बाकी है कि अभी कुछ दिन पहले ही इस देश के लोगों ने सबक सिखाया है, और ये तब जब चोरी हो रही थी, चोरी बल्कि मैं न कहूं, ये डकैती हो रही थी। उस डकैती के बावजूद इस देश में अगर नरेंद्र मोदी चुनाव हारे तो अब तो मुझे लगता है, पहले तो हम लोग खैर मानते थे करीब 80 सीटों पर गड़बड़ी हुई है, अब तो और भी ज्यादा लगने लगी है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे। प्रशांत जी कह रहे थे इंग्लैंड में क्या किया है मोदी जी ने, वह ऐतिहासिक काम हुआ है कि जो इंग्लैंड 15% ड्यूटी देता था भारत को सामान यहाँ पे बेचने में, अपना सामान, अब वो 3% कर दिया गया। यही अंग्रेज अपना सामान बेचना चाहते थे भारत में, और उसमें 200 साल यहाँ पर टिक गए थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा कोई एक करार है। ये जो मोदी जी ने किया है वो बहुत ऐतिहासिक है। जी राजीव जी, इसमें और भी कुछ पॉइंट्स और गौर फरमाइए। ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय कामगारों और उनके नियोक्ताओं को 3 साल तक सामाजिक सुरक्षा अंशदान देने से छूट मिलेगी। जो नौकरी वहाँ कर रहे हैं उनको सामाजिक अंशदान जिससे अंग्रेज कंपनियों को सालाना लगभग 40 अरब रुपए यानी $463 मिलियन की बचत होने का अनुमान है। ये अंग्रेज़ों का होगा, और जो पैसे वहाँ जो कमा रहे थे जो उनको मिलता और यहाँ हिंदुस्तान भेजते, हिंदुस्तान नहीं भेजेंगे बल्कि वो पैसे, चूँकि अंशदान वहाँ का और वो वहाँ जाएगा। ब्रिटिश कंपनियों को भारत में सरकारी खरीद तक पहुँच मिलेगी। भारत संघीय सरकार में गैर संवेदनशील सरकारी खरीद निविदाओं के लिए ब्रिटिश आपूर्तिकर्ताओं को 2 अरब रुपए की सीमा के साथ पहुँच प्रदान करेगा। ब्रिटिश सरकार के अनुमानों के अनुसार इस समझौते से ब्रिटिश सरकार और कॉरपोरेट जगत को भारत के सार्वजनिक खरीद बाजार तक पहुंच मिलेगी, जिससे लगभग 40,000 निविदाएं शामिल हैं, जिसका मूल्य लगभग 38 अरब पाउंड है। पाउंड महंगा है डॉलर से, लगभग 121-22 रुपए का 1 पाउंड है आज की तारीख में। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, मतलब इसमें भारत को, इसमें ये जो अर्थव्यवस्था इसमें क्या है, ब्रिटिश सरकार के अनुमानों के अनुसार इस व्यापार समझौते से लंबी अवधि में ब्रिटेन के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सालाना 4.8 अरब पाउंड यानी 6.5 अरब डॉलर की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे उपभोक्ताओं को भारत से सस्ते वस्त्र, जूते, खाद्य पदार्थ आदि मिल सकेंगे। तो ये है
तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मोदी जी वहाँ समझौता करने गए हैं और ये समझौता करके आ रहे हैं जिससे ब्रिटेन को खूब फायदा हो। कोई तो कहे